Hello friends, now we are going to talk about the another chapter called as cell cycle. सेल साइकिल को हम कोशिका चक्र कहते हैं. सो दिस इज योर सेल साइकिल. पहली बात तो ये कि सेल साइकिल की परिभाषा क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल साइकिल. देखो इधर, ये हमारी कोई सेल है, उसके अंदर एक डिवीजन हुआ माइटोटी की, तो हमको दो सेल मिली. ये दोनों सेल जो हैं पुत्री कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी कि डॉटर सेल हम इसको कहते हैं. फिर इसके अंदर डिवाइड हुआ, डिवीजन हुआ, तो फिर दो डॉटर सेल मिल गई, फिर दो डॉटर सेल मिल गई, तो ये भी क्या हुई, डॉटर सेल हो गई. दो सतत पुत्री कोशिकाओं के मध्य में उपस्थित जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसको हम लोग सेल साइकिल कहते हैं. A series of events which occurs between the two successive daughter cells is called your cell cycle. दो सतत पुत्री कोशिकाओं के मध्य में होने वाली घटनाओं के क्रम को हम लोग जो है कोशिका चक्र कहते हैं. अब कोशिका चक्र में होता क्या है, सेल का डिवीजन होता है. तो हमारा क्वेश्चन ये बना कि व्हाई अ सेल डिवाइड्स, कि कोई भी कोशिका जो होती है वह विभाजित क्यों होती है. तो इसका आंसर होता है अपने केंद्र की सूचकांक को नियत बनाए रखने के लिए, दैट इज टू मेंटेन इट्स कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स. केंद्र की सूचकांक को नियत बनाए रखने के लिए सेल के अंदर डिवीजन होता है. अब ये केंद्र की सूचकांक क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है. देखिए साहब, हमने पढ़ा है कि लंबी लंबी कोशिकाएं जैसे कि न्यूरॉन भी होती हैं, कुछ क्यूबॉइडल होती हैं, कुछ ओवल होती हैं, कुछ टाइल्स की आकृति की होती हैं. कोशिका का आयतन और उसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियस का आयतन जो होता है वो कांस्टेंट होता है. अगर उनके वॉल्यूम के अंदर, सेल वॉल्यूम में और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर कोई परिवर्तन होता है, जैसे कोई सेल है, अब सेल के अंदर न्यूक्लियस बढ़ना शुरू हो गया तो फट जाएगी वो. तो सेल को अपना आयतन निश्चित रखना है और न्यूक्लियस को भी अपना आयतन निश्चित रखना है. उनके मध्य का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको हम लोग कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं. तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का जो सूत्र हुआ वो हुआ Vn अपॉन Vc माइनस Vn. ये Vc माइनस Vn जो होता है उसमें Vn क्या है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, केंद्रक का आयतन है, और Vc क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सेल. लेकिन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है. अब जो है ये Vn हो गया और ये Vc, हमने इसको नहीं लिया तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया, Vn अपॉन Vc. ओके, where Vn is the volume of the cell, nucleus, and Vc is the volume of the cell. Done.
दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि व्हाट व्हाई अ सेल डिवाइड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल साइकिल. इट वॉज गिवन बाय हॉवर्ड एंड पेले. इसे हॉवर्ड व पेले ने दिया था. सेल साइकिल के दो पार्ट होते हैं. एक कहलाता है इंटरफेस और एक कहलाता है एम फेस. सेल साइकिल यानी कि एक कोशिका, जैसे मानव की एक कोशिका होती है, यूजुअली 24 घंटे में डिवाइड कर लेती है. यीस्ट की कोशिका जो होती है वो 90 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा सेल साइकिल कंप्लीट कर लेती है. सेल साइकिल की जो टाइमिंग्स होती है वो अलग अलग सेलों के लिए अलग अलग होती हैं. कुछ ऐसी भी होती हैं जो डिवाइड ही नहीं करती हैं, जैसे कि नर्व सेल से, हार्ट सेल से, स्टेट मसल सेल से और आरबीसी है, वो बाद में बात करेंगे. अब ये इंटरफेस हुआ, ये एम फेस हुआ. फिर वापस कौन आएगा? जब नई सेल होगी डिवाइड तो इंटरफेस आएगा. फिर कौन आएगा? एम फेस आएगा. तो इंटरफेस क्या हुआ? इट इज अ स्टेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेस. इंटरफेस दो सतत एम फेस के मध्य की अवस्था होती है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरफेस. इंटरफेस को पहले रेस्टिंग फेस कहते थे, क्योंकि साइंटिस्ट लोग ये समझते थे कि इस समय कुछ नहीं हो रहा है, रेस्ट कर रही है सेल. लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इस दौरान सेल अपने आप को तैयार करती है आगे के डिवीजन के लिए, विभाजन के लिए. उस समय उसके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस भयंकर हो रहे होते हैं. तो फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार ये तो बहुत एक्टिव फेस है, तो अब इन्होंने रेस्टिंग फेस कहना बंद कर दिया और उसके स्थान पर एक्टिव फेस या एनर्जी फेस वर्ड यूज करना शुरू कर दिया. अब उन्होंने इंटरफेस को देखा तो ये मालूम पड़ा कि इसमें 3 सब स्टेजेस होती हैं. एक कहलाती है G1, एक कहलाती है G2, उसके बाद में आती है S फेस, फिर आता है G2 फेस. ये क्वेश्चन पूछते हैं पीएमटी के अंदर कि सेल साइकिल के अंदर होने वाले विभिन्न चरणों का सही क्रम बताइए. तो पहले कौन? G1, फिर S, देन G2, देन M फेस. ओके, अब G1 फेस जो होता है इसको हम लोग ग्रोथ फेस कहते हैं, ग्रोथ फेस 1. इसको गैप फेस भी दे रखा है उन्होंने, गैप 1. एस का मतलब होता है निर्माणकारी अवस्था, सिंथेटिक फेस या संश्लेषी अवस्था. और G2 जो होता है इसको कहते हैं ग्रोथ फेस 2 या गैप 2 कहते हैं. अब आपको यह सीखना पड़ेगा कि इन अवस्थाओं के अंदर क्या क्या होता है. ओके, सेल ने सारी तैयारी कर ली और उसके बाद में विभाजन शुरू होता है. अब विभाजन जब होता है किसी भी सेल के अंदर तो 2 स्टेप्स के अंदर होता है. पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक के विभाजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. न्यूक्लियर डिवीजन, यू कैन कॉल इट एज न्यूक्लियर डिवीजन. फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है,
यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। एक ने पूछा एक बार कि सर साइटोकाइनेसिस पहले क्यों नहीं होता है? मैंने कि भाई अगर ये न्यूक्लियस है, अगर साइटोकाइनेसिस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस पहले हो गया तो इस वाली सेल के अंदर न्यूक्लियस तो आएगा ही नहीं, और न्यूक्लियस नहीं आएगा तो सेल क्या होगी? डेड मानी जाएगी। इसलिए प्रकृति के अंदर कैरियोकाइनेसिस पहले होती है और साइटोकाइनेसिस बाद में होती है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या क्या होता है इस सेल साइकिल में। तो ये रहा बेटा अपना सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल को आप देखोगे तो इसमें 90% टाइम कौन ले लेता है? तो आंसर होता है इंटरफेस। ये यहां से लेकर और ये यहां तक का जो पीरियड या एरिया होता है, सबसे बड़ा फेस होता है ये। 90% टाइम ले रहा है। इसका मतलब यह लॉन्गेस्ट फेस है। क्या ये सबसे लंबी अवधि काल वाला अवस्था है? कौन? इंटरफेस। अब इसको 3 में बांटा। ये तो इंटरफेस के बारे में सूचना हुई, जिसकी पहली स्टेज कौन? G1 फेस। दूसरी स्टेज कौन? S फेस। और तीसरी स्टेज कौन? G2 फेस। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या सीखना है कि व्हाट हैपेंस इन ऑल द 3 सब स्टेजेस ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस की 3 इस उप अवस्थाओं के अंदर क्या होता है? तो यहां पर होता है एक्सटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस। एक्सटेंसिव सेल्यूलर सिंथेसिस, यानी कि अत्यधिक कोशिकीय अवयवों का निर्माण होता है। क्यों? बिकॉज द सेल हैज टू डबल इट्स कंटेंट। कोशिका को अपने अवयवों को दुगना करना पड़ेगा ताकि जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर वो बराबर बराबर मात्रा के अंदर कंटेंट्स को दे सके। ओके, अब यानी कि अत्यधिक कोशिकीय अवयवों का निर्माण होता है। हो गया साहब? अब क्या हुआ? G1 से अब ये S फेस में जाएगा, लेकिन कभी कभी सपोज करो ऑक्सीजन की कमी हो गई, न्यूट्रिएंट का माइनस हो गया, कमी हो गया, कोई संदमक या इनहिबिटर आ गया, तो फिर ये G1 फेस G0 फेस में चला जाता है। ये क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर। यानी कि ये शांत हो जाता है, इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। शांत प्रवस्था। मैंने पूछा क्या मतलब हुआ? कि सर सेल डिवीजन बंद नहीं हुआ है, यानी कि सेल्स का प्रोलिफरेशन या विभाजन नहीं हो रहा है, हम अभी चुपचाप बैठे हुए, इन चीजों की कमी हो गई, इसके लिए जैसे ये चीजें मिल जाएंगी विल कम बैक इन द G1 फेज। ओके, तो क्विसेंट स्टेज मीन शांत प्रवस्था या पॉज हो गया है, बट नॉट स्टॉप्ड, बट नॉट स्टॉप। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने लास्ट ईयर, और हम भी बताते रहे इन चीजों को। अब ये रेस्ट्रिक्शन हो गया, इसको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं, अवरुद्ध बिंदु हो गया। अवरुद्धता किसके कारण आई? इन तीनों की कमी के कारण आई।
अब एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमारा न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन जो है इसमें विभाजन नहीं होता है, तो मैंने कि भाई साहब आप कौन सी अवस्था में हो कि सर नर्व का इंपल्स का कंडक्शन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोडियम आयन आ रहे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, एनर्जी भी मिल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। इसका मतलब वी आर नॉट डिवाइडिंग बट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी दे आर बीइंग कैरिड आउट इनसाइड द न्यूरॉन। मैंने जब तू डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर कौन सी अवस्था में है? उसने बोला सर मैं हूं G0 फेज के अंदर। तो न्यूरॉन कौन सी अवस्था में होता है? G0 फेज में होता है। डन। अब अपन आए एस फेज के ऊपर। एस फेज का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। यहां पर दो पॉइंट होते हैं, एक होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की प्रतिकृति, एंड नंबर 2 सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, तो रेप्लिकेशन तो यहां पर हुआ, लेकिन स्टार्ट ये यहां पर हो जाता है। कहां पर? जीवन के अंदर। तो एक पॉइंट और अपन कर सकते हैं यहां पर, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड कंप्लीटेड वेयर? इन एस फेज। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। अब सपोज करो किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 2n है। 2n बराबर 46 ले लो, चलो अपने अंदर होती है, और डीएनए की मात्रा C है, ओके, या 2C ले लो, 2C। तो डिप्लॉइड ले रहे हैं अपन सेल को। C का मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर उपस्थित डीएनए। अब डीएनए का रेप्लिकेशन कहां हुआ बेटा? यहां पर। तो क्रोमोसोम जो 2n होंगे वो तो 46 ही रहेंगे, लेकिन डीएनए की मात्रा कैसी हो जाएगी? दुगनी, यानी कि 4C हो जाएगा। या यूं समझ लो, अगर यहाँ 2 पिकोग्राम है तो यहाँ 4 पिकोग्राम हो जाएगा, 10 पिकोग्राम है तो 20 पिकोग्राम हो जाएगा। स्टार्ट डीएनए का रेप्लिकेशन कहां से शुरू हो गया? G1 फेज में हो गया, ओके। और ये दो घटनाएं हुई, सेंट्रोल का डुप्लीकेशन भी चालू हो गया। अब हम आए G2 पर। G2 के अंदर एटीपी फॉर्मेशन हो जाता है। हालांकि एटीपी तो यहां भी बनना शुरू हो जाता है। सबसे अधिक एटीपी का आवश्यकता जो होती है वो सेल डिवीजन के समय होती है, ध्यान रखना। तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन बन जाते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स रेडी हो जाते हैं। अब यदि आपको G2 से M फेज में जाना है, G2 तो यहां तक आ गए अपन लोग, M फेज में जाना है, ये M फेज हो गया, तो आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेज एंजाइम, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को हम लोग यू प्रोटीन या यूबिक्विनोन प्रोटीन कहते हैं। अगर G2 को काइनेज एंजाइम नहीं मिलेगा तो ये M फेज में नहीं जाएगा। डन। नाउ वी आर स्विचिंग टुवर्ड द M फेज। M फेज में देखा जाए तो हो क्या रहा है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देखो M फेज में तो ये दोनों आएंगे, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के अंदर तो ये 4 ही आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बी केयरफुल, बन सकता है क्वेश्चन। अब हमारे पास में ये वाला फेज प्रोफेज हो गया, ये वाला फेज मेटाफेज हो गया, और ये वाला फेज एनाफेज हो गया, और ये वाला फेज टीलोफेज हो गया। तो ये चारों के चारों मिलकर M फेज बना रहे हैं।
अब आप देखो कि इसमें से सबसे लंबा वाला क्षेत्र मैंने कौन सा बनाया, एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, उन्होंने जीवन को कम कर रखा है, इसको ज्यादा कर रखा है। प्रोफेस जो होता है वह आपका लॉन्गेस्ट पीरियड का होता है, और सबसे छोटा कौन सा बनाया मैंने, एनाफेज। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे अवधि काल का एनाफेज होता है। तो ये रहा हमारे पास में सेल साइकिल। मान के चलो 101% एक क्वेश्चन आपका सेल साइकिल में से बनता ही है। ओके, इसके बाद में हम लोग चालू करेंगे कि भाई माइटोसिस कैसे होती है। 3 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू।